नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए त्रिदेव ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम वीडियो, वन दरोगा और जूनियर असिस्टेंट तीनों का कंबाइंड जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर देखेंगे। अब आपको पता ही है कि वीडियो में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 50 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, वन दरोगा में 60 क्वेश्चन आएंगे और जूनियर असिस्टेंट में 40 क्वेश्चन आएंगे। तो हम समय समय पर वीडियो, वन दरोगा और जूनियर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 2 है। अगर आपने पहला सेट ना देखा हो तो वो जरूर देख लीजिए। देखिए, आपको क्या करना है कि आपको अपना कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना, फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान या फिर हिंदी या फिर आपका रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाने होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में से कभी भी आपके क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन फंसेंगे। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है केवल प्रैक्टिस, कि आप उतने समय में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। चलिए, आज की क्लास का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, सेट नंबर 2। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? श्री कालहस्ती में, हम्पी में, तिरुपति में या फिर भद्राचलम में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, हम्पी में। तो विरूपाक्ष जो मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। हम्पी जो है कर्नाटक में, कहाँ पर है आपका हम्पी? कर्नाटक में है। ठीक है, और ये जो मंदिर है तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ठीक है, हम्पी में जो है क्या है, विजयनगर राज्य की राजधानी। हम्पी क्या है, विजयनगर राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स इससे रिलेटेड हमें जानने हैं जो पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, अधिराज ने या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। राजेंद्र प्रथम ने जो है, ये जो है चोल झील थी, इसका निर्माण कराया था। ठीक है, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अब ये जो राजेंद्र प्रथम थे, इन्होंने क्या किया था कि गंगा की जो घाटी थी उस अभियान की एक सफलता प्राप्त की थी। तो उस सफलता के बाद इन्होंने जो है गंगे कोड़ नामक एक उपाधि धारण की थी, गंगे कोड़। ठीक है, अब गंगे कोड़ जब उपाधि धारण कर ली थी तो उसी के बाद इन्होंने क्या किया था कि गंगे कोड़ चोलपुरम नामक एक अपनी नई राजधानी बनाई और उसी राजधानी के समीप इन्होंने चोल गंगम नामक झील का निर्माण कराया। ठीक है, तो चोल गंगम नामक झील का निर्माण कराया। इसी झील पर 16 मील, कितने मील लंबा, 16 मील लंबा जो है ये क्या है, बांध बना हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? देखो, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह, थोड़ा क्लियर नहीं होंगे ऑप्शन, हाँ सही है। जहांदार शाह, बहादुर शाह, फारूक शेर, मोहम्मद शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जहांदार शाह। कठपुतली जो सम्राट था, पहला पहला कठपुतली सम्राट किसे कहा जाता, सम्राट किसे कहा जाएगा? जहांदार शाह को। ठीक है, ये जो है एक कमजोर शासक था। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल, ठीक है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है कोतवाल, दरोगा, फौजदार या फिर सूबेदार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोतवाल। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, पुलिस बल के मुखिया को क्या कहते थे? कोतवाल कहते थे। अब आती है कि जो सूबेदार है, सूबेदार कौन था? सूबे या प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, और जो फौजदार होता था सरकार का एक प्रशासनिक इकाई है वो होता था। ठीक है, और दरोगा आज के टाइम पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 105 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता, नहीं पूछा गया है? ऑप्शन है 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचे थे, 1506 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। देखो, सही मेल की बात हो रही, नहीं नहीं की बात हो रही, नहीं मतलब इसका है कि आपके 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। ठीक है, तो 1313 में जो इब्न बतूता भारत आया था, हाँ बिल्कुल बात सही है। 1506 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, ये बात गलत है। ठीक है, तो गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था वो 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में गंजराबाल में जिले में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अब 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था, यही बात सही है। 1498 में वास्को डे गामा कालीवट के बंदरगाह पर आया था, बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। क्यों हो गया वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1930 में या फिर 1935 में? तो जो काकोरी कांड हुआ था वो हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। इसकी डेट है 9 अगस्त 9 अगस्त 1925। ठीक है, कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अब जो काकोरी कांड जो हुआ था, इसका जो नाम है बदल दिया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम जो कर दिया गया है जो, एक सेकंड, हाँ, इसका नाम जो कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, ये जो नाम नया रखा गया था, ये रखा गया था 9 अगस्त 2021 को। मतलब डेट तो वही है, मतलब 2021 को जो इसका नाम जो है बदल दिया गया। तो ये सुनने में अच्छा ही लगता है, षड्यंत्र रखा है। ठीक है, तो इसका नाम रख दिया सरकार ने जो है, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया है। ठीक है, अब इस ट्रेन को जो लूटा गया था, कौन सी ट्रेन लूटी गई थी? तो 8 डाउन ट्रेन लूटी गई थी। कौन सी ट्रेन लूटी गई थी? 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन लूटी गई थी। और इस ट्रेन को जो लूटा था वो सहारनपुर से लखनऊ जो ट्रेन जा रही थी उस ट्रेन को लूटा गया था। और इसमें जो क्रांतिकारी उपलब्ध, मतलब जिन क्रांतिकारियों ने ये काम किया था वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल सैनी और राजेंद्र लाहौरी। इन लोगों ने ये काम किया था और इसके लिए जो है इनको जो फांसी लगी थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल सैनी और राजेंद्र लाहौरी को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, गदर गदर आंदोलन क्या नेता कौन थे? ठीक है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा या श्याम जी कृष्णा वर्मा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। लाला हरदयाल जो है गदर आंदोलन के संस्थापक के थे या फिर नेता थे। ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके संस्थापक सोहन सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, नेता थे हरदयाल। ठीक है, और जो अध्यक्ष थे, इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, वो थे आपके सोहन सिंह भखाना भाकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ब्लर हो गया, कम आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा, ठीक है, मैं अंडरलाइन करके आपको क्लियर करूंगा, सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, कब की थी? ऑप्शन है दिसंबर 1920 में, मार्च 1918 में, फरवरी 1919 में या अप्रैल 1921 में। तो जो सत्याग्रह की स्थापना की, मतलब शुरुआत की गई थी या स्थापना की थी गांधी जी के द्वारा, वो फरवरी 1919 में की गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 24 फरवरी 1919 को, डेट क्या है, टोटल डेट क्या है? 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह लीग की स्थापना की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे, गांधी जी इसके अध्यक्ष, तथा जो उपाध्यक्ष थे बीजी हैनीमैन थे। कौन थे? हैनीमैन इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? देखो, पहले विधानसभा अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन थे? अध्यक्ष की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, दरबारी लाल शर्मा, नफीसुल हसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। ये मोस्टली सबको पता होगा। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। इनका जो कार्यकाल था वो 31 जुलाई 1937 से लेकर के, ठीक है, 1937 से लेकर के 10 अगस्त 1950 तक रहा था। ठीक है, 1950 तक रहा था। ठीक है, तो इतना लंबा इनका कार्यकाल थे। और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री सतीश महाना। ठीक है, श्री सतीश महाना जो है उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत, एक सेकंड, हाँ, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है गांव के सभी सदस्य, गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, जो पंजीकृत नियमावली है उसमें जितने भी वयस्क लोग हैं उनके नाम जिनके दर्ज हैं वही पंचायत क्षेत्र के मतदाता कहे जाते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जो है इसके सदस्य होंगे ग्राम सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 111 है, मतलब कि 111। ग्राम सभा ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? कौन कौन शामिल है? ऑप्शन है गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, मोस्टली वैसे ही क्वेश्चन हो गया, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम
गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष या ये वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। ये आपको पहले ही क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो आपकी ग्राम सभा है वो 243 के खा अनुच्छेद में वर्णित है। 243 के खा में, किससे 243 के खा में जो है ग्राम सभा वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है नगर पालिका संस्थान से, राज्य स्तरीय लगान न्यायाधिकरणों की स्थापना से, 8वीं अनुसूची से, या पंचायती राज संस्था से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। पंचायती राज संस्था से जो है 73वां संवैधानिक संशोधन मतलब जो है मतलब संबंधित है। ठीक है, अब जो है जो 73वां संविधान संशोधन है ये कब आया था? तो ये आपको पता ही होगा 1992 में आया था। ठीक है, और ये जो है हमारा संशोधन जोड़ा गया था वो किसके तहत जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और सर्वप्रथम जो पंचायत राज आया था वो राजस्थान के नागौर जिले में आया था। कहाँ आया था? राजस्थान के नागौर जिले में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है, 113। सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? छिड़काव सिंचाई को, उप सिंचाई को, ड्रिप सिंचाई को, या बबलर सिंचाई को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ड्रिप सिंचाई को जो है ट्रिकल सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, होता क्या है कि एक फव्वारा लगा होता है और उससे क्या है बूंद बूंद कर करके, जैसे कि इस तरह से ये फव्वारा है और इसमें से इस तरह से चारों तरफ बूंद बूंद कर करके पानी फैलता है। ठीक है, तो हर पौधे की जड़ों में पानी जाता है और बूंद बूंद करके जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी पद्धति होती है, इसमें पानी की वेस्टेज ज्यादा नहीं होती है और पौधे को भी पूरा पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लहरदार भूमि और देखो यहाँ पर डैश में क्या आएगा? लहरदार भूमि रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि उपयुक्त है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बी ऑप्शन है, पढ़ लेते हैं हम। सीमा पट्टी, फुब्बारा, मेड़बंदी, या नाली विधि? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फुब्बारा विधि। ठीक है, ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है 113 वो भी सेम ही है। ठीक है, दोनों बातें ही फुब्बारा विधि भी इसे बोलते हैं। ठीक है, अब फुब्बारा विधि जो होती है स्प्रिंकल या फुब्बारा विधि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? फुब्बारा विधि। फुब्बारा लहरदार भूमि रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, क्योंकि बूंद बूंद करके जहां पौधे को जरूरत है वहीं पर पानी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। मतलब उसमें किसान भी लग रहा है, किसान का परिवार भी लग रहा है, फसलें भी उगाई जा रही है, पशुपालन भी हो रहा है। ठीक है, तो उसको किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शन है जीविका कृषि, मिनी मसलिम्स खेती, कोटा खेती, या संस्थागत खेती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। जीविका खेती उसे बोला जाता है, जीविका कृषि। इसमें क्या है कि जीविका उगाई जा रही है, मतलब अपने जीवन को मतलब जीवन बसर करने के लिए जो जीविका होती है मतलब पैसा होता है उसको उगाने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। क्योंकि पशुपालन होगा, पशुपालन करेंगे तो दूध आएगा, दूध को बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो जीविका होगी। ठीक है, कई इसी तरह से खेती के लिए भी है कि हम अनाज उपजाएंगे, उसको बेच करके हमें और भी जरूरत की चीज है वो हम ले सकते हैं। तो जीविका कृषि बोला जाता है इस चीज को। शुष्क हवा, एक सेकेंड। शुष्क हवा साटा आना कहाँ बहती है? ऑप्शन है साइबेरिया में, अर्जेंटीना में, स्विट्जरलैंड में, या कैलिफोर्निया में? तो सेंटा एना या साटा आना जो है हवा बहती है वो आपकी कैलिफोर्निया में बहती है। ठीक है, यूएसए कैलिफोर्निया मतलब कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में ये बहती है। सेटा एना जो है वो चिनूक के समान एक गर्म हवा है। कैसी हवा है? गर्म और शुष्क हवा होती है। परंतु जो चिनूक हवा होती है, ठीक है, चिनूक जो हवा होती है वो जो है सेंटा एना पवन जो है पश्चिमी पूर्व पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, विस्तृत चैलेंज में पवन बहती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें दोनों में ये डिफरेंस है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नैरोबी में, हैदराबाद में, इथोपिया में, या मलीना में? ठीक है, अब देखिए अंतरराष्ट्रीय की बात हो रही है, चावल अनुसंधान जो केंद्र है भारत में वो कटक में है। ठीक है, उड़ीसा कटक में। पर यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय की बात हो रही है तो अंतरराष्ट्रीय जो है वो मलीना में है। ठीक है, मलीना। डी ऑप्शन इज राइट। अब जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ठीक है, IRRI क्या बोलते हैं इसे?
IRRI, इंटरनेशनल रिसर्च, वो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंटरनेशनल की बात हो रही थी, ये मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाका किस देश की मुद्रा है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पनामा की, लाओस की, मकाऊ की या मैक्सिको की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, मकाऊ की। तो पटाका जो मुद्रा है वो मकाऊ की मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, थोड़ा ब्लर हो गया है तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? सही की बात हो रही है। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ये बात काफी हद तक बिल्कुल सही है। और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग लोकपाल की योजना के अंतर्गत आते नहीं, सारे आते हैं। शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बाध्यकारी है, ऐसा भी नहीं है। और लास्ट ऑप्शन जो पूरा क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने और हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है, नहीं कोई शुल्क ही नहीं लेता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? कम घनत्व वाला जिला पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। देखो नागालैंड गलत छप गया, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, ठीक है। इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति है। कितना है? 17 व्यक्ति है। और दूसरे नंबर पर अगर कम को देखा जाएगा, मतलब नीचे से कम से लेकर के, तो मिजोरम आएगा, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, सेकंड नंबर पे कम की बात हो रही है, सेकंड नंबर पे आपका मिजोरम है और थर्ड नंबर पे आपका सिक्किम है जनसंख्या घनत्व के बारे में, ठीक है। और नागालैंड का जो यहाँ पर घनत्व नागालैंड ऑप्शन है, तो नागालैंड का जो घनत्व है वो 119 व्यक्ति है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपका कम वाला पूछा गया तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है हमसे, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी सकल देशी उत्पाद वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जापान, जर्मनी, चीन, भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शायद सबको पता हो, चीन। चीन जो है रैंकिंग में सेकंड नंबर पर आता है। वर्ष 2021 में अमेरिका दुनिया का नंबर 1 है, जबकि चीन सेकंड नंबर पर है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट देता है, ये किसने रिपोर्ट दी है? आईएमएफ ने दी है, ठीक है। किसने दी है? आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करती है। इनमें से कौन सा विषय या क्षेत्र नहीं है, मतलब उस क्षेत्र में नहीं दिया था और बाकी सब में दिया था। इनमें छात्रवृत्तियों को दिया जाता है, जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। मूर्ति, मूर्ति में दिया जाता है, सिरेमिक में दिया जाता है, कला इतिहास में दिया जाता है, फैशन डिजाइनिंग में नहीं दिया जाता। तो ललित कला अकादमी पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश में जो दिया जाता है वो मूर्ति कला में दिया जाता है, सिरेमिक में दिया जाता है, कला इतिहास में दिया जाता है, फैशन डिजाइनिंग में नहीं दिया जाता। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में हुई थी। और इसका जो बना हुआ है ये, तो ये जो है लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। LCK, लखनऊ में कर दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है, लखनऊ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, कौन सा स्थित है उत्तर प्रदेश में बाघों के लिए? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सिरिस्का, अमनगढ़, जिम कार्बेट या फिर पन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमनगढ़, बी ऑप्शन इज राइट। तो जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है, ठीक है, बिजनौर जिले की अमनगढ़ में स्थित है। तो जो अमनगढ़ है वो कहाँ पर है? बिजनौर में है, ठीक है। बिजनौर कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसकी स्थापना की बात करी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 2012 में, ठीक है, टाइगर रिजर्व के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन है शाहिरका, थारू, भोटिया या फिर परहाइरा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपकी थारू जनजाति, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। थारू जो जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है। जो थारू जनजाति है
उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लेकर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र तक फैली हुई है। ठीक है, ये जो जनजाति है ये ऐसा सोचती है कि जो है इनके जो बुजुर्ग थे या फिर इनके पूर्वज थे, दीपावली वाले दिन ही जो है मतलब चले गए थे, तो उसको इस वजह से शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है, मतलब केवल एक जगह है वहां पर तांबा पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता यूपी के अंदर। ऑप्शन है बांदा, मिर्जापुर, ललितपुर या फिर बुलंदशहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, ललितपुर में जो है तांबा पाया जाता है। ठीक है, अब जो तांबा है वो तांबा जो पाया जाता है वो आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में पाया जाता है। भारत में तांबा अयस्क का सर्वाधिक जो भंडार है वो राजस्थान में मौजूद है, और सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश में और थर्ड नंबर पर झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो इसको ये क्वेश्चन ये बन सकता है पेपर में कि सबसे ज्यादा तांबा पूरे भारत में कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। अगर सेकंड नंबर पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 126 क्वेश्चन क्या कहता है, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, मानव डीएनए। ऑप्शन है लखनऊ में, बरेली में, इलाहाबाद में या फिर कानपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, लखनऊ में। तो एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक जो है लखनऊ के बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। ठीक है, कहाँ स्थित है विकलांगों के लिए। ऑप्शन है लखनऊ में, कानपुर में, चित्रकूट में या फिर सुल्तानपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट में, सी ऑप्शन इज राइट। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए जो विश्वविद्यालय है वो चित्रकूट में स्थित है। अब ये जो विश्वविद्यालय इसका नाम पूरा क्या है, तो उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। ठीक है, दोबारा सुना बताता हूँ, आप याद करिए या लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसके जो है चांसलर कह लीजिए या फिर इसकी स्थापना जिसने की थी वो आजीवन कौन है, तो वो है चांसलर कौन है इसके, श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। ठीक है, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 128 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे। 80 घाट, मतलब ऐसे घाट मिलेंगे, 80 घाट, मणिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। ठीक है, ये सभी समझ गए हो, हरिश्चंद्र घाट से ही सबके समझ में क्लिक कर गया होगा आंसर क्या होएगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज या फिर गाजीपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। तो वाराणसी में जो है ये तीनों घाट आपके स्थित हैं। वाराणसी का दूसरा नाम काशी है। ठीक है, काशी के नाम से भी हम इसे जानते हैं वाराणसी को, तो काशी या फिर वाराणसी में ये सभी घाट उपस्थित है। कंप्यूटर माउस, ये कट रहा है क्वेश्चन के ऑप्शन। ठीक है, अब क्लियर होंगे आपको। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है डगलस एगिलबर्ट ने, बोनेवर बुश ने, रॉबर्ट स्मिथ ने या बर्टरम राफेल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, डगलस एंगेलबर्ट ने जो है कंप्यूटर का जो माउस होता है, ठीक है, लंबा सा तार होता है, माउस को हाथ में पकड़ के हम यूज करते हैं, जिससे कि क्या है जो आइकन होता है क्लिक करने का, वो कर्सर होता है, वो कहीं भी हम माउस की कंप्यूटर की स्क्रीन पे इधर से उधर ले जाते हैं, तो वो माउस से किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो आविष्कारक हैं वो डगलस एगिलबर्ट ने। ठीक है, और सबसे पहले जो माउस बना था वो लकड़ी का बनाया गया था। ठीक है, ये बात और ध्यान रखिए। कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड, कौन सी कमांड, पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूं, जैसे कि हमने कोई भी चीज पेस्ट करनी है, मतलब कहीं से उठा करके कॉपी करके उठा करके, जैसे हमें ये लिखा हुआ है, मान के चलिए ये कंप्यूटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस कंप्यूटर को उठा करके यहाँ से कॉपी, इसको उठाया के कैसे करेंगे, कॉपी करेंगे और कॉपी करके दूसरी जगह रखेंगे तो उसको बोलेंगे पेस्ट करना। ठीक है, उठा करके पेस्ट कर दिया था। तो पेस्ट जो कमांड होती है वो निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट होता है, तो पेस्ट करने के लिए है ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस वी या फिर कंट्रोल प्लस जेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस वी। वी से हम जो है पेस्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस वी मतलब कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस वी से जो है हम किसी भी मतलब टेक्स्ट को जो है पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 131 है, विंडो में लॉग ऑन करने के बाद देखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं। प्रमुख जो स्क्रीन एरिया है उसे क्या कहते हैं, मेनू कहते हैं, टास्क बार कहते हैं, माउस कहते हैं या फिर डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य एरिया जो दिखती है वो हमें जो दिखती है
वो उसे बोला जाता है डेस्कटॉप। क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप बोला जाता है। जो भी स्क्रीन हमें दिख रही है, जैसे कि आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही हो, मोबाइल पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप बोलेंगे। इसी तरह कंप्यूटर में भी डेस्कटॉप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस जेड, सॉरी एक्स और लिनक्स, ये सभी किसके उदाहरण है? ऑप्शन है लैपटॉप ब्रांड के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, मदरबोर्ड के प्रकार के, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझ में ही आ गया, वो सारे अलग अलग चल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 133, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन है विंडो, एमएस ऑफिस, यूनिक्स या फिर लिनक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी है और लिनक्स भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है आपका। सबसे कम तापमान जिस जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? गलनांक तापमान, प्रज्वलन तापमान, क्वथनांक तापमान या फिर हिमांक तापमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रज्वलन। मतलब आग, आग का मतलब ये होता है प्रज्वलन करना, जलना। ठीक है, तो जिस तापमान पर कोई चीज आग पकड़ती है तो उसी को बोलते हैं प्रज्वलन तापमान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैचिंग है आपकी, सही मिलान करना है आपको। अब देखिए, ये ऑप्शन दे रखे हैं तो इसका जो है आविष्कारक कौन है उसके अकॉर्डिंग हमें मैच करना है। इनमें से कोई एक गलत होगा, बाकी के सभी सही होंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। सही मिलान को पहचाना, मतलब इनमें से कोई एक सही है और बाकी के 3 गलत हैं, सॉरी। अब पढ़ लेते हैं। माइक्रोवेव ओवन, पर्सी सस्पेंसर, बिल्कुल सही बात है, यही सही है। ठीक है, ट्रांसफार्म, पियरे बर्नियर, तो ट्रांसफार्म पियरे बर्नियर नहीं है, ऑटो है, ऑटो ब्लाथी। ठीक है, मैं लिखता जाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, फॉन्ट थोड़ा पतला कर लेता हूँ। देखिए, मैंने सभी ऑप्शन जो सही हैं इनके वो मैंने लिख दिए हैं। देखो, माइक्रोवेव ओवन जो है, पर्सी सस्पेंसर, ये बात सही है। अब बाकी के तीनों गलत हैं तो हम ए ऑप्शन इसका राइट लगाएंगे। अब जो गलत है उनको मैं सही बता दिया। ट्रांसफॉर्म जो है, ट्रांसफार्मर है, उसके आविष्कारक हैं ओटो ब्लाथी। बैटरी, इसके संस्थापक या सॉरी इसके आविष्कारक हैं एलेसैंड्रो बोल्टा। देखो, बैटरी को बोल्टा से याद रख सकते हैं क्योंकि बैटरी जो होती है बोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, मतलब 18 वोल्ट की। तो बोल्टा वहीं से आया है। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इन्हें सम्मान दिया गया। तो एलेसैंड्रो बोल्टा। और बर्नियर कैपिलियर के जो संस्थापक है इसके हैं पियरे बर्नियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीटाणु को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो ये सबको पता होगा, क्लोरीन डाला जाता है कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में। ठीक है, स्विमिंग पूल खुला हुआ होता है तो उसमें क्या है, शैवाल वगैरह और भी बहुत सारे जीवाणु वगैरह उग सकते हैं, कीटाणु उग सकते हैं या आ सकते हैं। तो उनको मारने के लिए क्लोरीन डाला जाता है स्विमिंग पूल में। ठीक है, क्लोरीन जो होता है वो शुद्ध पानी के शुद्धिकरण में भी यूज किया जाता है। जो क्लोरीन का रंग होता है वो पीले हल्के हरे रंग की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है? संश्लेषित संश्लेषित अपमार्जक या सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। यह कठोर जल के काम कठोर जल में सॉरी यह कठोर जल में काम नहीं करते हैं। यह केवल कठोर जल में ही काम करते हैं। ये केवल मृदु जल में ही काम करते हैं। सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये मृदु जल में भी काम करते हैं और कठोर जल दोनों में एक साथ काम करते हैं और साफ कर देते हैं कपड़ों को। ठीक है, अपमार्जक। ठीक है, सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो आपके कपड़ों को साफ करने का काम करते हैं। तो ये कठोर जल हो, खारा जल हो या फिर मीठा जल हो, दोनों में वर्क करते हैं। अब इसमें जो कठोर जल जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं उसकी वजह से कठोर जल होता है, तो उनको ये हटा देता है जिससे क्या है, कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ। चेचक का रोग कारक जीव कौन सा है? तो मतलब जो चेचक होता है वो किस जीव की वजह से होता है? रुबेला विषाणु, बेरिसेला विषाणु, एबोला विषाणु या साइटो मेगालो विषाणु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेरिसेला विषाणु। जो चेचक का रोग होता है
वो बेरिसेला विषाणु के कारण होता है। चेचक को जो है छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आप समझ गए विषाणु तो विषाणु होता है, विषाणु जनित रोग है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस एलर्जेंट का कारक परागज ज्वर होता है, ठीक है। पराग ज्वर होता है मतलब बुखार होता है इसकी वजह से, ठीक है। ऑप्शन है समुद्री भोजन से, पेनिसिलियम से, पराग से या फिर अखरोट बादाम इत्यादि से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। देखो, पराग कण जो होते हैं ना, पराग कण, ठीक है, जैसे फूलों वगैरह पर होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ये रोग होता है, तो पराग इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका पूरा डिटेल में बता देता हूँ आपको। परागज ज्वर, पौधों के जो पराग होती हैं, पराग जो होते हैं, देखो जैसे कि पौधे का जो फूल होता है, फूल के ऊपर पाउडर की फॉर्म में कुछ होता है, जैसे कि आपने गुड़हल का फूल देखा होगा या फिर गुलाब का फूल भी देखा हो, तो बीचों बीच में जो है एक थोड़ा सा पाउडर की फॉर्म में कुछ कुछ रहता है, ठीक है, तो वही आपका पराग होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बताता हूँ इसमें। ये जो पराग होते हैं, ये एक मौसमी एलर्जी होती है, मौसम के कारण एलर्जी होती है, ठीक है, जो बसंत के पतझड़ के मौसम में आती है। इससे क्या होता है, छींक आना, नाक बहना, आंखों में खुजली होना, आंखों से पानी आना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है, हमसे देखते हैं। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? ऑप्शन है अमीबा से। देखो पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन जो होती है वो एक एंटीबायोटिक होती है, तो वो किससे मिलती है हमें? अमीबा से, विषाणु से, प्रोटोजुआ से या फिर कवक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कवक से, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट। पेनिसिलिन जो मिलती है वो हमें फफूंदी से मिलती है, कवक से मिलती है, ठीक है। अब इसकी जो खोज की थी वो 1928 में की गई थी। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये क्या होता है? एक जीवाणुनाशी होता है पेनिसिलिन। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइडिंग इंडिया पीएम श्री, ठीक है, योजना के तहत देश भर में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? ऑप्शन है 11,500, 12,000, 12,500 या फिर 14,500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14,500। अब ये जो योजना चलाई गई थी, कब चलाई गई थी? 5 सितंबर को चलाई गई थी, 5 सितंबर 2022 को चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो है कॉलेजों को, ये जो जितने भी विकास के लिए स्कूल लिए गए उन सबको क्या किया जाएगा? उन्नत किया जाएगा, ठीक है। स्मार्ट क्लासेस वगैरह दे करके और भी चीजें की जाएंगी। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, तीसरा, दूसरा या फिर चौथा? तो इसमें जो प्रदान हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। तो यूपी को जो है पहला स्थान मिला है, ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड नंबर भी इंपॉर्टेंट है, किस किस को मिले। तो सेकंड नंबर पे आपका राजस्थान रहा है और थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लू ड्यूक, क्या नाम है? ब्लू ड्यूक किस राज्य की राज्य तितली घोषित की गई है? ठीक है, राज्य तितली घोषित की गई है। ऑप्शन है मिजोरम की, सिक्किम की, गोवा की या फिर नागालैंड की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम की। तो ब्लू डूक जो है सिक्किम राज्य की जो है आपकी राज्य तितली घोषित कर दी गई है। ये की गई थी जून जून 2022 में। कब की गई थी? जून 2022 में, ठीक है। और बासारोन दुर्गा, ठीक है, इसका जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम है बासारोना दुर्गा, ठीक है। ब्लू डूक जो तितली है उसका बायोलॉजिकल नेम बता रहा हूँ आपको। और ये जो तितली है, ये एक चमत्कारी तितली है। ये नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चीन में पाई जाने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में कौन सा देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गुयाना, मॉरिशस, बारबाडोस या फिर त्रिनिदाद टोबैगो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट। बारबाडोस जो है आपका देश का नवीनतम गणराज्य इसमें बना है नवंबर 2021 में, ठीक है। इसके बारे में और भी चीजें जान लेते हैं। इसमें जो है इसके साथ ही अब इसके मिलने से कितने हो गए हैं? 396 वर्षों में ब्रिटिश शासन की समाप्ति यहाँ से हो गई है। इसका में जो है 396 साल पुराना जो ब्रिटिश शासन था वो यहाँ से हट गया है। वर्ष 1992 में मॉरिशस के बाद गणराज्य बनने वाला ये बारबाडोस जो है पहला पूर्व ब्रिटिश उपनिषद है, ठीक है। सैंड्रो मैसन इस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन कि सैंड्रा, ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ आपके लिए। देखो मैंने नाम लिख दिया है सैंड्रा मैसन। सैंड्रा मैसन जो है यहाँ की राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। I2U2, ठीक है, क्या नाम है इसका? I2
U2 समूह में कौन से देश शामिल नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन है भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड किंगडम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम, यूके जो है शामिल नहीं है। अब देखिए इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। यहाँ पर I2, जो I2 है, आई का मतलब आई से है, मतलब आई से दो देश होंगे, ठीक है। तो I2 का मतलब है भारत और इजराइल, ठीक है, भारत और इजराइल दोनों हैं, बिल्कुल सही है। और U2 से भी दो देश होंगे, इसका मतलब है UAE और USA, ठीक है, UAE और USA, ठीक है। तो USA इसका सदस्य है पर यूके नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है इगा स्वीटेक ने, कोको गॉफ ने, एशेल पार्टी ने या फिर डेनियन कॉनियंस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, इगा स्टेटेक ने जो है आपका टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है, ठीक है। और पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो स्पेन के राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है। किसने जीता है? स्पेन के राफेल नडाल ने पुरुष एकल का खिताब। अब जुलाई 2022 की फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रूबल शेखावत ने, दिशा पाटिल ने, सैनी सेठी ने या शिनाता चौहान ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज राइट, सिनी शेट्टी ने। सिनी शेट्टी ने जो है ये मिस फेमिना 2022 का खिताब जीत लिया 2022 में, जुलाई 2022 में, ठीक है। और जो मिस फेमिना है, देखो सिनी सेठी जो है ये कर्नाटक की हैं, ठीक है। कहाँ की है? कर्नाटक की हैं। और रूबल शेखावत जो सेकंड नंबर पे रही थी ये राजस्थान की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। हाँ, मैं अभी तक आपसे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं कहा है, ठीक है। तो आपको इतने समझदार हैं कि आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148। मार्च 2022 में भारतीय अमेरिका सैन्य समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? लखनऊ में, नोएडा में, नई दिल्ली में या फिर आगरा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आगरा में। तो ये जो बैठक है ये 19वीं बैठक जो है आगरा में संपन्न हुई थी, ठीक है। और ये जो बैठक चली थी वो 2 दिन चली थी, 1 मार्च और 2 मार्च, ठीक है। 1 मार्च और 2 मार्च को ये बैठक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 1962 में, 1970 में, 1972 में या फिर 1982 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? ऑप्शन है गिरवन में, कान्हा में, कार्बेट पार्क में या दुधवा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट, गिरवन में जो है एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान है। ये जो है गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मतलब बब्बर शेर के अलावा जो है महातेंदुआ, सांभर, चीतल और भी वन्यजीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का यही लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन कौन से पार्ट्स के वीडियो चाहिए, ठीक है। जैसे कि रीजनिंग है, आप कमेंट करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, तो हम जल्दी से जल्दी चीजों को आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।